हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनय में आपका स्वागत है और मैं हूं राम सुखसिद्ध। हम बात कर रहे थे मनोविज्ञान के प्रश्नों के बारे में, जो 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला हमारे चल रही है। उनमें से अब तक हमने 136 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 137वां प्रश्न है, वृद्धि होती है क्या? वृद्धि होती है आंतरिक, ऊपर की ओर, बाह्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है वृद्धि होती है। देखिए, एक होता है वृद्धि, एक होता है विकास। तो इनमें से ये पूछ रहा है कि वृद्धि होती है आंतरिक, ऊपर की ओर, बाह्य। तो ध्यान रखना, वृद्धि हमेशा बाह्य की ओर होता है। तो आंतरिक होती है, वो आंतरिक होता है विकास। तो वृद्धि हमेशा बाह्य होती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 138वां। यह कहता है कि मानव विकास की सबसे जटिल व विचित्र अवस्था है। मानव विकास की सबसे जटिल व विचित्र अवस्था है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। तो अगर जटिल की हम बात करते हैं तो ये आ जाती है किशोरावस्था। ये अवस्था है मानव की सबसे जटिल अवस्था मानी जाती है। अगला प्रश्न आता है कि बाल्यावस्था में बालक घृणा करता है। बाल्यावस्था में बालक घृणा करता है, यानी घृणा किसे करता है, यानी आई हेट यू। खेल प्रवृत्ति से, कहानियां सुनने से, शारीरिक दंड से, सच्चाई से। तो बाल्यावस्था में बालक घृणा किससे करता है? शारीरिक दंड से करता है। अगर उसको भी मारता है तो वो गुस्सा हो जाता है, उस आदमी से घृणा करने लगता है। आगे बात करते हैं। 140वां प्रश्न कहता है कि नवीन शिक्षण प्रणाली का ज्ञान माना जाता है। जो नई शिक्षा प्रणाली है उसका जो ज्ञान है वो कैसा माना जाता है? अनुभव पर आधारित, क्रिया पर आधारित, अनुभव व क्रिया पर आधारित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नया ज्ञान है वो है अनुभव व क्रिया पर आधारित माना जाता है। अगला प्रश्न आता है 141वां। यह कहता है कि किशोरावस्था का प्रारंभ माना जाता है। किशोरावस्था का प्रारंभ माना जाता है, या जो किशोरावस्था होती है वो कब से प्रारंभ होती है? 15 वर्ष की आयु से, 13 वर्ष की आयु से, 18 वर्ष की आयु से, 17 वर्ष की आयु से। अब देखिए, किशोरावस्था का माना जाता है 13 वर्ष की आयु से। ये हो जाती है 13 से लेकर 18। वैसे तो 12 से मानी जाती है, लेकिन यहां पर ऑप्शन में 13 है, तो आपका राइट आंसर 13 होगा। अगला प्रश्न आता है 142वां। यह कहता है कि बालकों में प्रवृत्ति पाई जाती है, सॉरी, बालिकाओं में प्रवृत्ति पाई जाती है गुड़िया संग्रहण, पत्र संग्रहण, कांच की गोलियां का संग्रहण, टिकट संग्रहण। टिकट संग्रहण यानी इकट्ठी करना। तो ये देखिए, बालिकाओं में गुड़िया संग्रहण की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवस्था में प्राय बालकों का आकर्षक विषमलिंगी के प्रति होता है, यानी लड़का और लड़की प्रति, लड़की और लड़का के प्रति जो आकर्षण होता है वो किस अवस्था में माना जाता है? प्रौढ़ावस्था, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो ये ध्यान रखना, जो यौन लैंगिक प्रक्रिया होती है वो हमेशा किशोरावस्था में मानी जाती है। आगे वाले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो प्रश्न है 144। ये कहता है कि किस मनोविज्ञान का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? जन्म के समय समान होते हैं। क्रो एंड क्रो, वर्डसन, क्लर्क एंड बीट्स और मैकडूगल। तो ये कहा था, वाटसन ने कहा था कि सभी बालकों जो जन्म लेते हैं वो सभी समान होते हैं। अगला प्रश्न आता है, दिवास्वप्न में विचरण करने की क्षमता किस अवस्था में अत्यंत प्रबल हो जाती है? प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था, शेषावस्था। तो ये मानी जाती है किसमें? दिवास्वप्न की किशोरावस्था में मानी जाती है। अगला प्रश्न आता है 146वां। ये कहता है कि क्लार्क और ब्रिच ने नर चिंपांजी के शरीर में स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए, पुरुष हार्मोन प्रवेश कराए, एक 5 वर्ष के बालक के हार्मोन प्रवेश कराए, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो ये चिंपांजी पर जो प्रयोग हुआ उसमें आपको बता देते हैं कि स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए थे। जो महिला के हार्मोन होते हैं वो इसमें चिंपांजी में प्रवेश कराए थे। अगला प्रश्न आता है कार्ल जी गेरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? क्षैतिज विधि, लंबाकृत विधि, सांख्यिकी विधि, प्रयोगात्मक। तो एक बात ध्यान रखना, वीडियो में से हमेशा प्रश्न आएगा, उसको अच्छा से देख लेना। तो ये पूछा है कार्ल सी गेरिसन ने, तो ध्यान रखना गेरिसन ने किस विधि का प्रयोग किया था? ये किया था लंबात्मक विधि का। किसका? लंबात्मक विधि का। आगे बात करते हैं 150 नंबर है। ये कहते हैं जो अध्यापक काम संबंधी शिक्षा दे उसमें कौन सा गुण होना चाहिए? स्वयंगात्मक परिपक्वता, विनोदी स्वभाव का, काम विषय की अच्छी जानकारी, उपरोक्त सभी। तो अगर शिक्षा संबंधित बातें करते हैं तो ये इनमें सारी बताएं, स्वयंगात्मक परिपक्वता, विनोदी स्वभाव का, काम विषय की अच्छी जानकारी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आता है किसके विचार से शिशुअवस्था में बालक में प्रेम भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? ये पूछ रहे हैं किसके विचार से, यानी ये विचार किसका है कि शिशुअवस्था में बालक में प्रेम भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? तो ये बात कही थी किसने? सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 150। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है, यानी जो मस्तिष्क में जो मस्तिष्क का विकास है वो लगभग पूर्ण हो जाता है 11 वर्ष में, 12 वर्ष में, 13 वर्ष में, 14 वर्ष में। तो मानसिक योग्यता की बात आती है तो ये हम मानते हैं 14 वर्ष में लगभग मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। अगली बात करते हैं किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय कथन है, ये किसका है? स्किनर का, वुडवर्थ का, वेलेंटाइन का, हर्बर्ट का। क्या कहता है ये? किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय। तो ये जो नाजुक समय ये किसने कहा था? ये कहा था वेलेंटाइन। अगला प्रश्न आता है, ये कहता है संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोविज्ञान था। संज्ञानात्मक की बात करता है वुडवर्थ, पेस्टोलॉजी, गाल्टन, जीन प्याजे। अब देखिए संज्ञानात्मक नाम आते ही ध्यान रखना, ये देखो गे है, गे, इसको आप समझिए जय, जय से हो जाएगा जीन प्याजे, जय से हो जाएगा जीन प्याजे। तो संज्ञानात्मक नाम याद रखना जीन प्याजे, तो ये हो जाएगा जीन प्याजे का। अगला प्रश्न है जीन प्याजे द्वारा प्रयुक्त ने किया गया नाम खोजे। आत्मीकरण, संगठन, स्कीमा, उदात्तीकरण। अब देखिए आत्मीकरण सही है, संगठन बिल्कुल सही है, स्कीमा ने ये नाम दिया था, उदात्तीकरण ये देखिए उदात्तीकरण आ गया। ये रक्षात्मक युक्तियां हैं, उदात्तीकरण, प्रतिगमन, प्रक्षेपण, ये रक्षात्मक युक्ति आदि, तो इसमें कोई लेना देना नहीं है यहाँ जीन प्याजे से। अगला प्रश्न आता है व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। स्किनर का, गेट्स का, कोल्विन का, वॉटसन का। व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया सीखने कहते हैं, ये कथन किसका है? ये कथन है स्किनर का। आगे बात करते हैं वॉटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की सीमा तीव्रता विकास की ओर किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शैशवावस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया का निषेध होना चाहिए? अब देखिए किस क्वेश्चन को वापस पढ़िए। क्वेश्चन को आप देखिए, साइकोलॉजी अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको 1 या 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है, चाहे छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो। ये गलती आप मत करना। वापस पढ़िए। वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शैशवावस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया का निषेध होना चाहिए?
आत्मनिर्भरता का विकास, जिज्ञासा की संतुष्टि, मूल प्रवृत्तियों का दमन, क्रिया और क्रिया द्वारा सीखना। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल प्रवृत्तियों का दमन। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था, ये किसने कहा था? ये भी क्वेश्चन काफी बार आ चुका है आपके सामने। तो थॉर्नडाइक, स्किनर, फ्राइड, स्टैनली हॉल। तो ये बात किसने कही थी? आपको पता ही है, ये बात कही थी स्टैनली हॉल ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विचारक ने बालक के प्रारंभिक अनुभवों पर बल दिया और किंडरगार्टन विधि का विकास किया? तो अब देखना, मेन बात है कि किंडरगार्टन विधि का विकास करने वाले कौन थे? रूसो, फ्रोबेल, हर्बर्ट, जॉन लॉक। तो ये थे फ्रोबेल, जिसने किंडरगार्टन विधि का विकास किया था। अगला प्रश्न है, निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार है? केंद्र से सिरों की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, दोनों ओर बराबर, नीचे से ऊपर की ओर। तो निकट दूर सिद्धांत में विकास ये है केंद्र से सिरों की ओर। किससे? केंद्र से सिरों की ओर। अगला प्रश्न आता है 159, ये कहता है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यानी इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल, विकास हमेशा चलता रहता है। यह व्यक्तित्व प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। यह सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ती है, गलत। यह अंत्यक्रिया का उत्पाद है, सही है। यह सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे बढ़ती है, ये बात ध्यान रखना। इसका आंसर हो जाएगा ये सी। अगला प्रश्न है, किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया? प्याजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, कोहलर। किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया? प्याजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, कोहलर। तो ये हो जाएगा वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न आता है, ये करो ये न करो कौन कहता है? इदम, अहम, परम में कोई नहीं। ये करो ये न करो कौन कहता है? तो ये क्या कहता है? ये कहता है परम में। ये नेतृत्व पर चलने वाला कार्य है, परम अहम। अगला प्रश्न आता है, फ्राइड के अनुसार व्यक्ति की अतृप्त इच्छा कौन सी है? काम वासनाएं, धन की इच्छा, संतान की इच्छा, सुख की इच्छा। तो फ्राइड के अनुसार व्यक्ति की अतृप्त इच्छा कौन सी मान जाती है? ये मान जाती है काम वासना। कौन सी? काम वासना। अब प्रश्नों की बात करते हैं। ये कहता है कि बालक का अपने आप में मस्त रहने की क्रिया का फ्राइड ने माना है। अपने आप में मस्त रहना, सिसिज्म, सिज्म, नार्सिसिज्म, नार्सिन। तो ये बात है इसमें कही हुई है, ये कही हुई नार्सिसिज्म। अगला प्रश्न आता है, पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना की व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया जीन विज्ञान में कहलाती, जीन विज्ञान में कहलाती आत्मसात, समझन, अनुकूलन और स्कीमा। प्रश्न क्या है? मानसिक संरचना की व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में कहलाती है, स्कीमा कहलाती। अगला प्रश्न आता है, अतार्किक चिंतन की अवस्था है 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 12 से 15 वर्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अतार्किक चिंतन की बात करते हैं तो ये मान जाती है 2 से 7 वर्ष में, 2 से 7 वर्ष में। अगला प्रश्न आता है, बालक जिस अवस्था में वर्गीकरण समानता भिन्नता बता सकता है 2 से 7, 7 से 12, 12 से 15। तो बालक जिस अवस्था में वर्गीकरण समानता भिन्नता बता सकता है, तो ये कब बता सकता है? ये बाल्यावस्था में बता सकता है, 7 से 12 वर्ष में बता सकता है। अगला प्रश्न आता है, बालक जिस आयु में खेल, अनुकरण व भाषा के माध्यम से अपने ज्ञान को पुष्ट करता है, बालक जिस आयु में खेल, अनुकरण व भाषा के माध्यम से अपने ज्ञान को पुष्ट करता है 0 से 5 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 12, 12 के बाद। तो ये बात होती है 2 से 7 वर्ष के बीच में। अगला प्रश्न आता है 168, ये कहता है किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है?
किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है? शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। विचारों में परिपक्वता ये मानी जाती है कब से? ये मानी जाती है शेषावस्था से। अगला प्रश्न आता है, फ्राइड ने काम शक्ति को माना नाम दिया है। काम शक्ति को क्या नाम दिया गया है? फ्राइड ने ये नाम दिया गया है लिबिडो। ध्यान रखना, प्रश्न ऐसा आ सकता है कि काम शक्ति, यानी जो फ्राइड ने काम शक्ति नाम दिया है उनमें से कौन सा माना है? तो ये ध्यान रखना, लिबिडो, काम शक्ति लिबिडो याद रखना। अगला प्रश्न आता है, फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? कितनी अवस्थाएं बताइए? तो मनोलैंगिक कितनी अवस्था बताइए? ये कुल 5 अवस्थाएं बताइए। कितनी? 5 अवस्थाएं बताइए। अगला प्रश्न आता है, किस अवस्था में बालक में ओडिप्स व बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है? अब देखिए, बात करते हैं पहले ओडिप्स क्या होता है। ओडिप्स, अब ओडिप्स ये होता है कि लड़का अपनी माँ के प्रति सजग ज्यादा रहता है और लड़की हमेशा पिता के प्रति सजग ज्यादा रहती है। या हम कह सकते हैं कि लड़का माँ से प्यार करता है और जो लड़की होती है वो अपने पिता से प्यार करती है। ये जो ओडिप्स वाला होता है ये बालक में होता है और इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है ये होती है लड़कियों में। अब ये पूछ रहा है कि किस अवस्था में बालक में ओडिप्स व बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है? तो ये कब होती है? मुख्य अवस्था, गोदिन अवस्था, लैंगिक अवस्था, अदृश्य अवस्था। तो ये होती है लैंगिक अवस्था। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के विकास में व्यक्ति की सामाजिक अनुभूतियों के महत्व को किसने स्वीकार किया? व्यक्तित्व के विकास में व्यक्ति की सामाजिक अनुभूतियों के महत्व को किसने स्वीकार किया? फ्राइड ने, कोलबर्ग ने, एरिक्सन ने और जीन प्याजे ने। तो ये ध्यान रखना, जो सामाजिक अनुभूतियों की बात आती है तो ये हो जाते हैं एरिक्सन। कौन? एरिक्सन। अगला प्रश्न है, चाइल्डहुड एवं सोसाइटी के रचयिता हैं वाटसन, जॉन डीवी, एरिक्सन, फ्राइड। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचयिता कौन है? ये रचयिता हैं, याद करो, एरिक्सन। अगला प्रश्न आता है, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? 5, 7, 8, 4। तो ये कितनी बताई है? कुल 8 बताई है। अगला प्रश्न आ जाता है, कोलबर्ग की नीति विकास की कुल कितनी अवस्था बताइए? ये हो गया, नहीं ये पीछे वाला हुआ है। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्था बताई है? ये बताई 8। अब हम बात करते हैं कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग ने नीति विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई है? 4, 3, 6, 8। अब याद रखना, एरिक्सन को याद रखना 8 और कोहलबर्ग की याद रखना 6। एरिक्सन कितनी है? 8। कोहलबर्ग कितनी है? 6। अगला प्रश्न आता है कि कन्वेंशन स्तर के अंतर्गत कौन सी अवस्था सम्मिलित है? कन्वेंशन यानी परंपरागत। देखिए ये 3 प्रकार की होती है। पहले होती है प्री कन्वेंशन, कन्वेंशन, पोस्ट कन्वेंशन, यानी पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्च परंपरागत। इसकी बात आती है तो ये पूछ रहा है कन्वेंशन यानी परंपरागत स्तर के अंतर्गत कौन सी अवस्थाएं सम्मिलित हैं? ये कुछ 6 अवस्थाएं मानी जाती हैं। तो अहंकार की अवस्था, प्रशंसा की अवस्था, विवेक की अवस्था, सामाजिक समझौते की अवस्था। ये देखिए, अहंकार की अवस्था आ जाती है पूर्व परंपरागत में और ये जो पीछे बच्ची है ये आ जाती है पश्च परंपरागत में। तो जो परंपरागत की मान जाती है ये मानी जाती है प्रशंसा की अवस्था। अगला प्रश्न है, विवेक की अवस्था किस स्तर के अंतर्गत आती है? तो कन्वेंशन, प्री कन्वेंशन, पोस्ट कन्वेंशन और कोई नहीं। तो विवेक की अवस्था मानी जाती है, अभी मैंने बताया है, ये मानी जाती है पोस्ट कन्वेंशन यानी पश्च परंपरागत में। अगला प्रश्न आता है कि जब बालक के नैतिक चिंतन का आधार सामाजिक होता है तो वह किस स्तर का माना जाता है? जब बालक के नैतिक चिंतन का आधार सामाजिक होता है तो वह किस स्तर का माना जाता है? सामाजिक स्तर, नैतिक स्तर, कन्वेंशन स्तर और पोस्ट कन्वेंशन स्तर। तो ये आ जाता है कन्वेंशन
स्तर, परंपरागत स्तर में माना जाता है। अगला प्रश्न है, सिगमंड फ्राइड के विषय में सत्य नहीं है। सिगमंड फ्राइड के विषय में सत्य नहीं है। उनका जन्म 1835 में एक यहूदी परिवार में हुआ था। बिल्कुल सही है, 1835 में एक यहूदी परिवार में। उन्होंने मानसिक प्रक्रियाओं में 5 क्षेत्र विकास किए। नहीं, ये गलत है, उन्होंने 3 प्रकार बताए थे। अगला है, वह मनोविश्लेषणवाद के जन्मदाता है। बिल्कुल सही है। उन्होंने शिशु में काम प्रवृत्ति की बात की है। बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संप्रतियों के संपूर्ण विकास की अवस्था है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रियजनित गमक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संपूर्ण विकास की बात कर रहा है, तो ये आ जाती है किसमें? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में मानी जाती है। अगला प्रश्न आता है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह है रुचियां, आवश्यकताएं, असुरक्षा, अभिवृत्ति। तो किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह किसका है? रुचियां का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, किशोरों में स्वयं के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय है शोधन, युक्तिकरण, प्रक्षेपण, दमन। ये देखिए रक्षात्मक युक्तियों में से प्रश्न आया हुआ है। तो किशोरों में स्वयं को नियंत्रण करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? शोधन करना। क्या? शोधन करना। अगला प्रश्न आ जाता है कि मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, स्मृति का विकास, तर्क एवं निर्णय क्षमता, अवबोध की क्षमता। तो मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? शिक्षार्थी व वजन एवं ऊंचाई से कोई मतलब है नहीं है यहां पर मानसिक विकास का। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न आता है कि किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए अभिप्रेरणा, सहानुभूति, लालच, जिम्मेदार उठाने का अवसर। तो किशोरों को लालच नहीं दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न आता है, एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करता है या जानता है, अपने साथियों के बीच लोकप्रिय नहीं है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ व्यतीत करता है, वह अपना अधिकांश समय कंप्यूटर के साथ व्यतीत करता है। तो प्रश्न क्या है? एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाता है, तो इसका अर्थ हुआ कि विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है। अगला प्रश्न है, एक दिग्भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है उसके अच्छे व्यवहार की प्रश्न करके, फटकार लगाकर, उसके दोषों को उजागर करके, लालच देकर। तो ये हो जाता है उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके, यानी तेरा व्यवहार जो है बहुत अच्छा व्यवहार है। अगला प्रश्न आता है, किशोर अवस्था शेष अवस्था की पुनरावृत्ति है किसने कहा? किशोर अवस्था शेष अवस्था की पुनरावृत्ति है, ये बात कही थी जॉन्स ने। किसने? जॉन्स ने। अगला प्रश्न आ जाता है कि किशोर अवस्था में मस्तिष्क का भार होता है। बहुत शानदार प्रश्न है, याद रखना ये। किशोर अवस्था में मस्तिष्क का भार होता है, तो ये भार कितना होता है? 350 ग्राम, 1260 ग्राम, 1260 से 1400 ग्राम और 1600 ग्राम। तो किशोरावस्था में मस्तिष्क का भार जो माना जाता है 1260 से 1400 ग्राम के बीच माना जाता है। यह प्रश्न कभी कभी आता है 1350 से 1400 ग्राम, ये भी सही माना जाता है। आंसर के हिसाब से आपको आंसर देना है। किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ये हो जाती है 206। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 190 ये कहता है कि किशोरावस्था में 1 मिनट में धड़कन कितनी बार होती है? ये पूछ रहा है किशोरावस्था। तो आपको पता ही है कि किशोरावस्था में कितनी बार धड़कती है? 72 बार, और शेष अवस्था में हो जाती है 140 बार। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में
लड़कों का भार लड़कियों से होता है कम, अधिक, समान, बहुत कम। ये पूछ रहा है किशोरावस्था में। तो ये भार, लड़कों का भार लड़कियों से क्या होता है, ये होता है अधिक होता है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में लड़कियों की लंबाई लड़कों से होती है। किशोरावस्था में लड़कियों की लंबाई लड़कों से क्या हो जाती है, ये कम हो जाती है। यही अगर हम बात करते हैं बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था में लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई से कम हो जाती है, यानी लड़कियां बड़ी हो जाती है बाल्यावस्था में। किशोरावस्था में आते आते लड़के बड़े बड़े हो जाते हैं। आगे बात करते हैं 193 नंबर प्रश्न है। ये कहता है कि लड़कियों की लंबाई बढ़ती है 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, 18 वर्ष तक और 20 वर्ष तक। तो याद रखना कि लड़कियों की जो लंबाई वो 16 वर्ष तक बढ़ती है और लड़कों की 18 वर्ष तक बढ़ती है। अगला प्रश्न है, 12-13 वर्ष तक दांतों की संख्या हो जाती है 15 से 20, 27 से 28, 31 से 32, 20 से 22। तो ये मानी जाती है 27 से 28 के बीच। अगला है, प्रज्ञादांत विजडम टीथ की संख्या होती है 1, 4, 2, 3। जैसे हम राजस्थानी भाषाओं की बात करें तो हम बोलते हैं इसको डाठ। तो डाठ की संख्या कितनी मानी जाती है, ये मानी जाती है 4। अब बात आती है कि कुल दांत होते हैं 22, 27, 28 और 32। तो कुल दांत कितने होते हैं, 32। आगे बात करते हैं, व्यक्तित्व और घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता होती है किसने का। तो जो घनिष्ठ मित्रता की बात आती है तो वो हो जाती है वैलेंटाइन की। किसकी, वैलेंटाइन की। आगे बात करते हैं, जब अंडाणु, ये साइंस के क्वेश्चन आ गया यहाँ, कि एक्स के साथ शुक्राणु वाई गुणसूत्र मिलता है तब जन्म होता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता होने से। एक्स से वाई मिलता है तो ये हो जाता है लड़का या लड़की, तो ये हो जाता है लड़का। और एक्स एक्स मिलते ही लड़की का जन्म हो जाता है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है 199। ये कहता है कि जब अंडाणु वाई के साथ शुक्राणु एक्स की गुणसूत्र मिलते हैं तब जन्म लेता है। जब अंडाणु, ये घुमाने के लिए प्रश्न है, जब वाई के साथ एक्स, तो इसका आंसर होगा कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। खिलौनों की आयु होती है शेष अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो खिलौने की आयु क्या मानी जाती है, ये मानी जाती है पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है, व्यय संधि काल किसे कहते हैं। व्यय संधि काल, शेष अवस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, बाल्यावस्था। व्यय संधि काल किसे माना जाता है, पूर्व किशोरावस्था से। अगला प्रश्न है, उलझन की अवस्था है, उलझन की अवस्था है शेष अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। तो उलझन की अवस्था कौन सी मानी जाती है, ये मानी जाती है पूर्व किशोरावस्था। कौन सी, पूर्व किशोरावस्था। आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर है 203। ये कहता है कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। ये परिभाषा किसकी। किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन से। तो ये परिभाषा किसकी है, वैलेंटाइन की, वाटसन की, कोल एवं ब्रुक्स की। तो ये हो जाती है कोल एवं ब्रुक्स की। अगला प्रश्न आता है, लास्ट प्रश्न आज का। 15 वर्ष तक किशोरों की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता है, परंतु उसके बाद उनकी रुचियों में स्थिरता आ जाती है, किसने कहा। वापस पढ़िए, 15 वर्ष तक के किशोरों की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता है, परंतु उसके बाद उनकी रुचियों में स्थिरता आ जाती है। तो ये परिभाषा किसकी है, स्ट्रेंग की, रोस की, वाटसन की, और एक आ जाता है कोलोसनिक की। तो ये परिभाषा किसकी है, स्टेग की। किसकी है, स्टेग। तो ये थे हमारे, अभी तक हम पहुंच चुके हैं 204 प्रश्नों तक। हमें कुल 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी करनी है और हम पहुंच चुके हैं अभी तक 204। ये अब तक कुल 4 वीडियो में हम पहुंच चुके हैं। तो धीरे धीरे इस छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा है कि क्वेश्चन बहुत शानदार है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।